अंधभक्तों की सबसे बड़ी असलियत इजराइल इशू से अगर मैं उठ के यहाँ इंडिया में करंट कोविड सिचुएशन में आऊं, तो मैं ये लगातार बोल रहा हूं और आपके प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहता हूं, दिस विल एक्सप्लेन हु दीज अनभक्त्स आर। अशरफ भाई देखिए, ये अनभक्त ऐसे हैं जो अपने परिवार के लोगों को, इमीडिएट फैमिली के लोगों को भी प्रभु को प्यारे करके, बिकॉज ऑफ कोविड एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लोगों की जान का नुकसान होने के बाद भी ये उनमें से हैं कि अगर खुद भी मर गए कोविड में बिकॉज ऑफ मोदी एंड हिज मिसमैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिसमैनेजमेंट, तो भी ये भूत बन के आएंगे 2024 में, मुझे और आपको कहेंगे आएगा तो मोदी ही, और ईवीएम पे जाके भूत बन के जाके वोट करके आएंगे मोदी जी के लिए। इस लेवल की इनकी कमिटमेंट है फॉर मोदी जी, फॉर द लैक ऑफ ब्रेन्स। इन लोगों में अकल नहीं है, ये अपने परिवार को त्याग देंगे, अपने को त्याग देंगे, कुएं में कूद जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन आएगा तो मोदी ही करेंगे। ये इनकी मानसिकता है। These people are crazy। ऑन ए लाइटर नोट, मुझे समझ में आ गया है कि मोदी जी को स्वर्ग पे भी हुकूमत करनी है, इसीलिए अनभक्तों को भी वहां पे भेज रहे हैं कि वहां पे भी मुझे वोट पड़ेंगे और मैं अपनी सत्ता वहां पे जमाऊंगा। करेक्ट। अब स्वर्ग होगा वो चाहे नर्क होगा वो अलग बात है, बिकॉज रियली देखिए आज ऐसा है, आपने देखा होगा अशरफ भाई, अब मैं नो होल्ड्स बार्ड मैंने एक पोजीशन कर ली है कि भाई ये मोदी जी को 7 साल जेल लिया, अब गंगा जी में लाशें तैर रही हैं, इस आदमी को ही डज नॉट have the moral conscience anymore to be leading this country. If he does not resign, I don't recognize this man as the Prime Minister of India or as the leader of this country. As simple as that. I am a proud citizen of India, but I don't recognize Narendra Modi as the Prime Minister of India. He's an absolute dum-dum who should resign if he has any shame, and get out and let somebody else lead the country. As simple as that. And we Indians, we citizens of the country really have to take charge. Otherwise, देखिए लाशें बह रही हैं गंगा में, we don't want to be the next one. सीधी सी बात है भाई, यहाँ सर्वाइवल की बात है। मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता हूँ गंगा जी में या शमशान में कल अपने को पाना चाहता हूँ, not at all. I care about my life. I love this country more than Narendra Modi ever will, and I'm calling out this dum-dum that this whole pandemic and all these lives lost are because of his doing, and he does not have the moral conscience today, okay, or the any sort of moral ground to lead this country anymore. As simple as that. अगर हम इजराइल की बात, ये लो आईक्यू वालों को और नो जीके वालों को, इनको तो इतना जीके भी नहीं होगा कि जीके व्हाट जीके स्टैंड्स फॉर वो भी पता नहीं होगा इनको, इतना जीके भी नहीं है। तो इनकी सामान्य ज्ञान को, अगर हिंदी समझते हैं तो इनके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आप ये समझ लें कि किसी होमलेस को आपने उठा के घर पे लाया कि भाई बेचारे के पास रहने के लिए छत नहीं है, उसको लाया और अपने हमाम में उसको सोने की जगह दी, हमाम में सोने की उसको जगह दी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमाम से किचन पे कब्जा किया उसने, फिर लिविंग रूम पे कब्जा किया, उसके बाद में उसने बेडरूम पे कब्जा करके तुम्हारे बेड पे से तुमको ही लात मार के बाहर कर दिया। That's the story of Israel. Israel is homeless and Philistine and other captured जो जगहों पे उन्होंने जमीनों पे कब्जा किया वो अदर नेशंस, वो होम ओनर्स हैं जिन्होंने एक होमलेस को लाकर जगह दी, भाई चल एक काम कर, बाहर सर्दी है तू यहाँ सो जा। दिस व्हाट एग्जैक्टली द डील इज, इजराइल एंड पैलेस्टीन। लोगों को अगर अंधभक्तों को समझ में आ जाए तो बेशक आप क्या करेंगे उस समय एज ए होम ओनर, आप क्या करेंगे? वो होमलेस अगर आपका घर टेक ओवर करेगा तो उसको आप खदेड़ कर, भले ही आप कमजोर हो, भले ही आप नातवान हो, भले ही आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो, भले ही आपके पास मोहल्ले वाले सपोर्ट करने वाले ना हो, आप कोशिश करेंगे जी तोड़ के कि मैं अपनी मिल्कियत से, अपनी प्रॉपर्टी से इसको लात मार के बाहर खदेड़ूं। यू विल ट्राई योर बेस्ट। और वही फिलिस्तीन कर रहा है, और फिलिस्तीन की इसी पॉलिसी का साथ भारत देता आया है, दे रहा है और देता रहेगा। मोदी जी अगर फेल हुआ है, नरेंद्र मोदी का जो रेन है, जो हुकूमत है, वो फेल हुई है कोविड को लेकर और दूसरे बहुत सारे पॉलिसीज को लेकर, लेकिन फिलिस्तीन के मामले में दे स्टिल स्टैंड वेयर दे वर एंड दे विल कंटिन्यू। अशरफ भाई देखिए अब ऐसा है, ये नरेंद्र मोदी स्टैंड्स विद इजराइल और स्टैंड विद पैलेस्टाइन, मैं तो कहता हूं नॉन इशू है। हाउ डज इट मैटर? यू थिंक इजराइल और पैलेस्टाइन केयर? This guy who can't get his own home right, Narendra Modi, who can't get his own home right, has
ह्यूमन लाइव्स फ्लोटिंग ऑन माँ गंगा, जिसके बारे में इन्होंने 6 साल पहले 7 साल पहले कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो माँ गंगा ने तुम्हें बुलाया था ह्यूमन लाइव्स को, लाशों को तैराने के लिए कि डॉल्फिन्स को वहां पे घुमा तैराने के लिए? बताओ पहले। सोमेश भाई ने सही दिस गाय कांट गेट हिज ओन हाउस इन ऑर्डर। ये इजराइल और पैलेस्टाइन, देखिए अब दुनिया, मैं क्या बोलूं, वेदर ही स्टैंड्स विद पैलेस्टाइन और ही स्टैंड्स विद इजराइल, who the hell cares? He can't get his own house in order. India has become a third world country today. बांग्लादेश हमसे आगे बढ़ गया। मैं एनवी करता हूं आज की तारीख में बांग्लादेश। बांग्लादेश इज अ बेटर ऑफ नेशन देन अस, इट हैज अ बेटर लीडर देन अस। आज की तारीख में तो इमरान खान, पाकिस्तान पहले होता था एंटी नेशनल हो गए, पाकिस्तान की वाहवाही कर दी, अरे पाकिस्तान इज बेटर ऑफ देन अस यार, वी हैव अ टेरिबल लीडर। पाकिस्तान में इमरान खान एटलीस्ट कुछ तो कर रहा होगा, इससे तो बेटर ही कर रहा होगा। मुझे पता है ये सब मेरे कहने के बाद मुझे एंटी नेशनल बोला जाएगा, भाड़ में जाए एंटी नेशनल, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अच्छा, कमाल की बात, हम आ जाते हैं जो विदेश से जो मदद आई है। तो मैं एक्चुअल में इंडिया टीवी का मैं शो देख रहा था। मैं नॉर्मली वीडियोस देखता हूं अनुपम भाई, तो आई वाज स्क्रॉलिंग यूट्यूब। तो मैं एक्चुअल में क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, तो व्हाट आई डू लाइक लाइव हम मैचेस देखने का मौका हमको मिलता नहीं, तो आई सर्च फॉर व्हाटएवर वीडियोस इंडिया के मैचेस हम देखते हैं ढूंढ के यूट्यूब पर। तो आई वाज गोइंग थ्रू दैट, तो इंडिया टीवी का भी मुझे वहां पे स्क्रॉलिंग में नीचे सजेस्टेड वीडियोस में आया, तो आई स्टार्ट वाचिंग दैट कि वो क्या रहा है। तो टैगलाइन ही कुछ ऐसी थी, आई गॉट सम इंटरेस्ट इनटू इट एंड स्टार्ट वाचिंग। तो उसमें मैंने देखा कि आयरलैंड से ऑस्ट्रिया, नॉट आयरलैंड सॉरी, ऑस्ट्रिया से जापान, कुवैत, कतर, ये सारे मुल्कों के कहां से कितना कितना, यूएस से रेमडेसिविर कितना आया है, और जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से वो कितने आए, सिलेंडर्स कितने आए, सारी वो तादादें बता रहा था। मोर देन 66,000 सिलेंडर्स हमारे पास पहुंचे, मोर देन 25,000 कॉन्सेंट्रेटर्स पहुंचे हमारे पास, वेंटिलेटर्स पहुंचे। इवन जर्मनी उनकी आर्मी के साथ में दे सेंड अ होल ऑक्सीजन प्लांट, और साथ में एवरीबॉडी, द होल वर्ल्ड केम टुगेदर टू हेल्प अस। हाँ, मैं सवाल वो सवाल का पहले बेस देना चाह रहा हूँ सुनने वालों को। तो वो साथ में अपनी टीम भेजता है उसके इंस्टॉलेशन के लिए, और जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं वो वहां पर पहुंच के उसके बारे में तफ्तीश जानकारी लेते हैं। उनकी रिपोर्टर इंडिया टीवी की पहुंची भी होती है, उनसे बात कर रही है। इतनी सब मदद आने के बावजूद भी अस्पतालों में रातों रात मौतें हो जाती हैं। हमारी एक बहन है दिल्ली से जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका मैं आपको छोटा सा क्लिप सुनाना चाहूंगा इफ यू डोंट माइंड, फिर मैं आपसे वो सवाल करूंगा कि आज ये हालात इतना आने के बाद भी बोल रहे उत्तराखंड इतना चला गया, असम को हमने इतना भेज दिया, हमने दिल्ली को इतना दे दिया, हमने तेलंगाना को इतना दे दिया, बट स्टिल पीपल आर क्राइंग एंड पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ। अशरफ भाई, 7 दिन तक ये सारा माल हमारे एयरपोर्ट पे सड़ रहा था जी। ये है इनकी एफिशिएंसी। बाहर के देशों ने 24 घंटे 48 घंटे में मदद भेजी। जी सुनिए, अंदर से पेशेंट इनके हस्बैंड फोन करते हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई अमन का पैगाम से, हमारी बहन है। ये कह रहे हैं कि अंदर का स्टाफ मुझसे नाराज हो रहा है कि मैं बार बार क्यों अपनी वाइफ को बताता हूँ कंप्लेन करने, यानी ये आपको बताते हैं, आप आकर किसने बोला 6 दिन बचा है 7 दिन बचा है? आपको दवा टाइम पर मिल रही है, खाना टाइम पर मिल रहा है अंदर कोविड वार्ड में कि नहीं? ये हालत है प्रमोद हमारे भाई, ये खुद भी कोविड से मुतासिर थी। एक इनके बच्चों को भी कोविड हुआ था, दे रिकवर्ड, हस्बैंड वहां पर हैं। और जब मैंने इनको जब इन्होंने मुझे बताया कि हस्बैंड को कोविड हुआ करके तकरीबन 2 हफ्ते पहले, उसके बाद में मैंने उनको ऐसे कैफियत पूछी कि भाई भाईजान आ गए हैं क्या बहन, तो उन्होंने बताया कि नहीं अभी भी वो वहीं है। तो मैंने बोला तो कब होंगे डिस्चार्ज, तो बोले कुछ पक्का टाइम नहीं बता रहे अस्पताल। तो अस्पताल में डॉक्टर्स की कोताही भी चल रही है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, लोगों को यानी कि जीते जी उनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है, उनके जाने के बाद में उनका गलत बर्ताव किया जा रहा है, जो हमने फ्यूनरल्स वगैरह देखे हैं। तो इनको लेकर हमने सरकार की बातें कर ली, जनता को कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेकर होनी चाहिए।
और डॉक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और ये जो हेल्प आई है, ये हेल्प के बारे में बताया जा रहा है हमारे अनुपम भाई। मैं एक्चुअल जो सवाल था मेरा इनिशियल जो मैंने आपको बताया था वो सवाल पहले कर लेता हूँ आपसे। जो हेल्प के बारे में बताया गया था कि ये हेल्प हमको आ रही है और मोदी जी के लिए लोग खड़े हुए यूरोपियन नेशन के, तो क्या भारत सरकार ने पिछले 60-70 साल में कभी दुनिया की हेल्प नहीं की है? सिर्फ मोदी जी की वजह से वो लोग भेज रहे हैं। ये देखिए आदान प्रदान होता है चीजों का, देखिए ये नहीं पता है जी इवन मीडिया वाले भी। जी अशरफ भाई, देखिए ऐसा है 2003 या आई थिंक ड्यूरिंग मनमोहन सिंह साहब हिज फर्स्ट यूपीए 1 रेजिम के समय a decision was taken by भारत सरकार led by मनमोहन सिंह जी कि we don't need aid anymore, we are self sufficient। और वहां से हम लोगों ने फॉरेन एड वगैरह लेना बंद कर दिया, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट थे। तो ये तो सच्चाई ये है कि मोदी जी जहां पीठ थपथपा रहे हैं कि देखो मैंने सारी दुनिया को तैयार कर दिया हमारी मदद करने के लिए, सच्चाई तो ये है क्योंकि आप खुद की मदद नहीं कर पाए, आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहे, आपके यहाँ लोग मरने लगे और पूरी इंटरनेशनल मीडिया दुनिया ने देखा कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, यहाँ पे बैंड बजी हुई है इस देश के लोगों की, हम लोग मदद करें। लोगों ने दया करके मदद करी आपकी, एंड आई थैंक द इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर दैट बिकॉज ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, सबने मदद करी। इट वाज नॉट मोदी जी's लीडरशिप, ही इज एन एब्सोल्यूट इडियट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। इनकी कोई लीडरशिप नहीं थी, इनकी फेलियर के कारण पूरी दुनिया गॉट टुगेदर एंड उन्होंने मदद करी। तो पहली बात तो ये। लेकिन मोदी जी मैंने कहा तो क्लासिक मार्केटिंग मैन है। अगर मार्केटिंग कैंपेन चलानी हो एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आपको, तो ही शुड बी योर नंबर 1 मैन। लेकिन देश चलाने के लिए ये आदमी जो है ये जीरो है। तो इन्होंने आपदा को अवसर यहां भी बना के अपनी पीठ थपथपाना शुरू कर दिया और कहा देखो मेरी वजह से, मेरी लीडरशिप की वजह से बाकी देशों ने हमारी मदद करी, which is really sad. Earlier, India had taken a position, this is a fact, during UPA 1 days, that we are now self-sufficient, we don't need aids. We stopped taking foreign aid from anybody after that. It is after a gap of almost 10, 12, 14 years that we have taken international aid once again 15 साल हो because गए of exactly। failure of Modi government. So this is the first point. The second thing I would like to say, Ashraf bhai, international aid आया पूरी दुनिया से 24 से 48 घंटे के अंदर हमारे एयरपोर्ट्स पे पहुंच गया। लोग हमारे यहाँ लगातार मर रहे थे, फॉरेन में दे आर सो स्मार्ट, दे आर सो एफिशिएंट, दे आर सो फास्ट, उन्होंने भेज दिया। 48 घंटे के अंदर हमारे एयरपोर्ट्स पे सारा सामान आ गया। आपको पता है उसके बाद 7 दिन तक ये भारत सरकार ये डिसाइड कर रही थी कि इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स जो कि सेंटर के अंडर आते पहले उनको भेजे, हाँ कि स्टेट वालों के यहाँ पहले भेजे, स्टेट वालों के यहाँ भी पहले भेजे तो जहां बीजेपी की सरकार है वहां पहले भेजे कि ये केजरीवाल को भेजे, जबकि दिल्ली को सबसे ज्यादा जरूरत थी, दिल्ली में मर रहे थे लोग, राइट? वहां भी इन्होंने पॉलिटिक्स करी। तो ऑल दिस इंटरनेशनल एफर्ट, okay, by from Germany to Singapore to US, everybody who got together and helped us, and yes, they were so fast that in 48 hours they sent us all the help we needed. Bharat Sarkar and Modi, because of their inefficiency and their politics and just the fact that they don't care about human lives and sufferings, right? They sat on this material for 7 long days, continued to let people of Delhi, UP and all over die before distributing it, only because इनको ठप्पे लगाने थे उस मटेरियल पे। उस मटेरियल पे भी मैंने सुना है और सोशल मीडिया पे फोटोज है, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के माल आया, कनाडा का माल आया, जर्मनी का माल आया, सिंगापुर का माल आया, यूएई का माल आया, सब पे फोटो लगाई, नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई। उसके बाद अपने स्टेट सरकारों के वहां भेजी, अपने सेंटर रन हॉस्पिटल्स में पहले भेजा और लास्ट में जब दिल्ली के लोग मर के खत्म हो गए तो दिल्ली सरकार को भेजा। क्यों? क्योंकि यहाँ केजरीवाल है, ये हमारी बड़ी बेइज्जती करता है, हमें एक्सपोज करता है, इसको आखिरी में। अनुपम भाई, इफ यू कैन, मैं एक सवाल और एक मेरे को जहन में आज जो आपने बोला अभी कि भाई इन्होंने अपने लोगों के पास भेजा। अच्छा, ये क्रिकेटर्स, जहीर खान ने 15 करोड़ रुपए, सचिन तेंदुलकर ने 2 करोड़ रुपए और मूवी स्टार्स, आई थिंक सलमान खान ने भी बोला कि भाई जो भी अर्निंग हमको हुई है होगी, मैंने किसी पढ़ा, हो सकता है फेक हो न्यूज, पता नहीं, राधे की जो भी मुझे अर्निंग होगी सारी हम कोविड पेशेंट्स को डोनेट कर देंगे। ये सारी बातें की गई। अब सवाल ये पैदा होता है, इतना एड आ गया कहाँ से? फॉरेन से।
बाहर से इतना एड आ गया, मोदी जी मंगवाए नहीं मंगवाए दैट इज सेकेंडरी, अनुभव नहीं मानेंगे और हम नहीं मानेंगे कि उन्होंने मंगवाया, अनुभव नहीं मानेंगे कि उन्होंने नहीं मंगवाया, दैट इज सेकेंडरी। सवाल ये है पीएम केयर का पैसा निकाल के बोल रहे हैं कि हम प्लांट्स लगाए दिल्ली की अलग अलग जगहों पे डीआरडीओ के माध्यम से, ये बोला इन्होंने, ठीक है। अब ये बोला है, सब खा गया है मोदी, 60,000 करोड़ पीएम केयर्स फंड का खा गया है, वो तो हजम हो गया। यही सच्चाई। लेट्स कम टू द मोदी इज अ करप्ट मैन। और भारत में आज किसी की ये कहने की हिम्मत नहीं रही है पिछले 8 साल में कि मोदी इज अ करप्ट मैन। जो काम मीडिया को करना चाहिए था वो आज मैं ऑन दी फेस कर रहा हूं, क्योंकि देखिए अब पानी जो है ना सर के ऊपर बह चुका है। आई डोंट वांट टू लैंड अप इन गंगा डेड, एज सिंपल एज दैट, राइट? सो आई एम सेइंग दैट नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, is a corrupt man of the highest order. Continue please अशरफ भाई। मेरा क्वेश्चन ये है अनुपम भाई आपसे, और ये लीगल क्वेश्चन भी आप इसको समझ सकते हैं। अब ये जो फॉरेन से एड आई हमको पता है, ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने मंगवाया, हमको पता है क्यों आया कैसे आया, फैक्ट्स हमको मालूम है, ये फैक्ट्स को बिलीव है, ये अपनी भक्ति को बिलीव करने वाले, लेट इट बी ऑन द साइड, लेट पुट ऑन द साइड, वो साइड में हम उसको छोड़ दिया। अब सवाल ये है जहीर खान के पास से करोड़ों रुपया आ रहा है और दूसरे बहुत सारे लोग मदद भेज रहे हैं, फंड्स दे रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाए। क्रिकेटर्स जो फॉरेन क्रिकेटर्स है आईपीएल जो खेल रहे थे उन लोगों ने भी अपनी तनख्वाह में से पैसा दिया, रोहित शर्मा ने दिया, तेंदुलकर ने दिया। तो ये पैसा आने के बाद में ये खरीदा कहाँ से जाएगा? ऑक्सीजन सिलेंडर इंडिया के पास तो नहीं है, बाहर से मंगवा रहे, तो खरीदा किसके पास से जाएगा? कौन देगा इनको? कौन बेचेगा और खरीदेगा कौन? यहाँ पे भी डोनेट किया गया, खरीदेगा कहाँ से? अगर सरकार के पास से खरीदेगा तो इसका मतलब सरकार के पास से पहले से था। अब सरकार के पास से पहले से था तो प्रोवाइड क्यों नहीं किया? यानी कि आप घूम फिर के वहीं आ जाते हैं कि सरकार की नाकामयाबी रख के नहीं दिए। अगर फॉरेन से आया तो इनके फंड्स की जरूरत क्या है? अगर ये फंड्स जा रहे तो जाएंगे कहाँ पे? तो क्या हम इसको लीगल क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ, क्या हम इसको आरटीआई डालकर इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि डोनेशन का जो पैसा सेलिब्रिटीज के पास से आया है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से आया हो एक, चाहे वो क्रिकेटर्स की तनख्वाह के माध्यम से आया दो, या फिर जो रिटायरमेंट का था क्रिकेटर जो रिटायर हो गए हैं उनके पास से आया तीन, ये पैसा जा गया कहाँ और इसको लगाकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स आए कहाँ से? क्या इसकी हम आरटीआई कर सकते हैं? एक क्वेश्चन ए। और क्वेश्चन बी, उसका एक क्वेश्चन है बी क्वेश्चन ये है कि भाई जब अगर हमको इन्फॉर्मेशन मिली और इन्फॉर्मेशन को ये लगा कि भाई सरकार के पास था और सरकार के पास से हमको ही खरीदा गया है ये पैसा इन्वेस्ट करके, तो क्या वी कैन सू द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दोस आरटीआई रिपोर्ट्स, दैट इन्फॉर्मेशन? ठीक है अशरफ भाई, आपने काफी सवाल पूछे, एक एक करके मुझे जवाब देने दीजिए, और कोई किसी सवाल का मैं अगर जवाब भूल जाऊं तो मुझसे फिर से पूछिएगा ताकि मैं जवाब जरूर दूं। पहला, निशान सर ने आपको बता के गए और सही बता के गए, इंडिया में ऑक्सीजन सप्लाई करने की कैपेसिटी हमारे पास हमेशा से रही है। हॉस्पिटल्स की ओर मेडिकल सेक्टर में 20% जाती है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए 80% जाती है। गवर्नमेंट के डिक्टेट्स के बाद, स्टेट गवर्नमेंट्स की अपील के बाद वगैरह वगैरह, आपने देखा होगा फ्रॉम जिंदल टू एवरीबडी एल्स, ऑल द स्टील कंपनीज स्टार्टेड टू प्रोवाइड, और वो ऑक्सीजन आने लगा। हमारे पास हमेशा से कैपेसिटी थी। थोड़ा सा स्टील का प्रोडक्शन उन्होंने कम कर दिया क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है ऑक्सीजन, और उसको मेडिकल लाइन में यहाँ प्रोवाइड करने लगा। तब तक यहाँ लाशें ऑलरेडी बह रही थी क्योंकि इनफ नहीं था, बिकॉज अभी इट वॉज ऑल इन ट्रांजिट, तो वो पहुंच नहीं पाया था। तो फॉरेन पूरी दुनिया जो है उन्होंने अपना ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए उन्होंने भी भेजा, तो बाहर से भी आ गया और हमारा भी जो इंडस्ट्रियल यूज वाला था वो भी आ गया। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द आंसर इज वी हैव द ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड द सप्लाई टुडे। इनफैक्ट वी हैव इट इन सरप्लस, कमी नहीं होगी, ठीक है? हाँ, वो है हमारे पास आज। अब बात आती है, सेकंड आपने सवाल किया कि भाई इतने सारे लोगों ने और प्राइवेटली बेचारों ने डोनेशन देनी शुरू किया, तो इसमें इस बार एक चीज बेटर हुई, इन सबने जो डोनेशन दिया जहीर खान वगैरह 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 ने, इस बार आप नोटिस करेंगे किसी ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड में नहीं दिया, बिकॉज दे ऑल नाउ रियलाइज कि पीएम जो है खा जाते हैं पैसा। तो सबने इस बार जो है डोनेट किया है, रेड क्रॉस को, हेमकुंड फाउंडेशन, फलाना ढिमाका चैरिटीज वगैरह को उन्होंने दिया है। क्यों? क्योंकि ये चैरिटीज अपने लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली मतलब जा जाके सिलेंडर इकट्ठा कर रही है और मदद कर रही है, और बहुत सारों ने गुरुद्वारा के जो ऑक्सीजन लंगर वगैरह चल रहे हैं वहां भी दिया है, ऑक्सफैम इंडिया को दिया है वगैरह वगैरह। तो ये चैरिटी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये अच्छा, दिस पैसा एटलीस्ट सम ऑफ इट विल बी यूज्ड बाय दीज चैरिटीज ऑन अ
मैक्रो लेवल कुछ काम आ ही जाएगा। वेराज अगर ये पीएम केयर्स फंड में डाल देते तो बस सीधे सीधे प्रधानमंत्री इसको खा जाते और आगे जाके इलेक्शन में एमएलए खरीदते। अब आता हूं लीगल, आपने सवाल किया कि क्या आरटीआई डाल के हम लोग जान सकते हैं इसके बारे में, तो आंसर है जी हाँ, हम आरटीआई डाल के सब जान सकते हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट, एज एन लॉयर, एज अ स्पेशलिस्ट इन आरटीआई लॉ, कि प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के पिछले 7 साल के कार्यकाल में आरटीआई लॉ को डाइल्यूट कर दिया गया है, आपको ये बात पता होगी। तो बहुत सारी चीजें जो पहले हम लोग आरटीआई डाल देते थे और 30 दिन के अंदर हमें जवाब मिलना ही मिलना होता था, और पुरानी सरकारें भी उस जवाब को फ्रस्ट्रेट तो कर लेती थी कुछ टाइम लेके। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट, पहले क्या होता था, इतना होता था कि 30 दिन के अंदर जवाब देना है, अगर जवाब नहीं दिया आपने तो आप पे पेनल्टी लगेगी, आपकी सैलरी से आपका पैसा कटेगा, जो ऑफिसर है जिसको जवाब देना है। तो ये लोग क्या करते थे, 30 दिन के अंदर, नया इन्होंने, मैं पुरानी सरकारों की बात कर रहा हूँ, यूपीए के डेज में हम आरटीआई डालते थे तो ये लोग क्या करते थे, 30 दिन के अंदर बाय लॉ इनको जवाब देना है, तो ये क्या करते थे, रिस्पॉन्स देते थे, आंसर नहीं देते थे। ये कहते थे, वी रिसीव्ड योर आरटीआई, हियर आर योर क्वेश्चंस, we forwarded it to the right department, we are looking it up and you will get your answers soon। 30 डेज में इन्होंने ये कवर कर दिया, बाय लॉ दे आर प्रोटेक्टेड। और उसके बाद 30 डेज और बाय लॉ देता है इनको एक्चुअल जवाब देने में, तो इन्होंने 30 डेज फ्रस्ट्रेट करके लेकिन 60 डेज के अंदर एक्चुअली जवाब दे देते थे। ये होता था पहले की सरकार, जो तानाशाही नहीं होती थी, जो लॉ को थोड़ा सा मिसयूज करती थी, गमोड़ती थी, लेकिन फाइनली जवाब मिल जाता था। मोदी सरकार के कार्यकाल में आरटीआई हैज बीन अमेंडेड। अशराफ भाई, अब सीधे सीधे कह दिया जाता है, नो नो, दिस वन कम्स अंडर नेशनल इमरजेंसी, दिस वन कम्स अंडर नेशनल, ये जो एनडीएमए लगाया गया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो आई एम सॉरी, इन पब्लिक इंटरेस्ट, फॉर द सेफ्टी ऑफ नेशन, फॉर सिक्योरिटी ऑफ नेशन, हाँ, वी रिफ्यूज टू आंसर दिस, खत्म, दैट्स ऑल दे से। अब आप उसको अगर फर्दर अपील करेंगे, आप अपील में हारेंगे। और जब जब ऐसे मैटर सुप्रीम कोर्ट में गए, जो कि आज की तारीख में, और फिर मैं कह रहा हूं अभी 15 महीने तक सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है, ये मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं ये बात, एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लॉयर एंड स्पेशलिस्ट एंड सुप्रीम कोर्ट लॉयर, मैं आपको कह रहा हूं। तो जब जब इन मैटर्स को अपील में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ना कहा कि भाई सरकार सर्वसर्वा है, इफ दे हैव अमेंडेड द लॉ, तो हम लोग क्या करें, हम तो सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। सरकार अगर अमेंड कर देती है लॉ में, पार्लियामेंट में पास कर देती है, तो हम लोग तो भाई बाय द लॉ ही जाएंगे ना, हम बियॉन्ड द लॉ तो हम भी नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार के जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो बॉटम लाइन इज, अगर आज आरटीआई मैं डालूं अंडर द करंट सर्कमस्टांस, कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये सरकार के अफसर सीधे सीधे मुझे कहेंगे, ओ भैया पैंडेमिक चल रहा है, लोग मर रहे हैं, तुम अपने यहाँ सवाल खेल रहे हो, नहीं देंगे हम जवाब। मैं उसको अपील में जाऊंगा, वहां भी हारूंगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं जिम्मेदारी से, अगले 15 महीने मेरे को कोई चैलेंज नहीं करना है सुप्रीम कोर्ट में, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, मेरे पे शायद कॉस्ट भी लग जाए। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम विद इट, एज सिंपल एज दैट। नाउ कमिंग टू, अगर आरटीआई वाला फेल हो गया, आपका नेक्स्ट सवाल है पीआईएल में जा सकते हैं, फिर कह रहा हूं 15 महीने कुछ नहीं, कहीं जाना है, जाएंगे तो हारेंगे, कोई पॉइंट नहीं है, क्रेडिबिलिटी और खराब होगी। 15 महीने के बाद अशरफ भाई, 15 महीने के बाद जिम्मेदारी से आपके शो पे फिर से, लास्ट टाइम भी कहा था, मैं गारंटी लेता हूं और मैं कहता हूं, प्रशांत भूषण जाए चाहे नहीं जाए, आई डोंट केयर, उनका क्या विन रेशियो है, लॉस रेशियो है, वो जाने और दुनिया जाने। मैं अनुपम त्रिपाठी जरूर जाऊंगा। सरकार के एक एक चिट्ठे जहाँ पे इनकी जवाबदेही बनती है, वो लेके एक्सपोज करके 15 महीने काम करके पूरी रिसर्च बना के मैं पहुंचूंगा सुप्रीम कोर्ट 15 महीने के बाद। उससे पहले फ्यूटाइल है, कोई बात नहीं। जी, एनी अदर क्वेश्चन अशरफ भाई? मैं भाई एक लास्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करूंगा, और थोड़ा सा मतलब आवाम को के डाउट्स को क्लियर करने के लिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। लेकिन मैं हमारे पोल खोल एक आईडी है, पहले भी हमारे साथ जुड़ा करते थे, हमारे कमेंट्स वगैरह किया करते थे, तो उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, भाई आप जो भी हैं, एक तो आपका नाम नहीं है वहाँ पे, ना ही तस्वीर है मेरे भाई या बहन, जो भी आप हैं, और बहन तो हो ही नहीं सकते, जो आपकी लैंग्वेज है, आप भाई हो सकते हैं। आपसे गुजारिश है मेरे भाई, शब्दों को थोड़ा सा मर्यादा में रख के, अगर आप बिल्कुल जो भी आपको क्लैरिफाई करना है, जिस किसी को भी, और या जिस किसी भी पोल खोलना है, शब्दों की मर्यादा को आप रख के अगर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहनें भी होती हैं
और अगर आप किसी को गाली देके बोल रहे हैं तो ये आपके बारे में दर्शाता कि आप क्या चीज है। और थोड़ा सा आप शब्दों की मर्यादा रख के आप बिल्कुल तर्क करिए, लोगों को बताइए कि भाई दे आर रॉन्ग, प्रूव देम रॉन्ग, ठीक है। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन में जो किया गया था, जो घंटियां बजाई गई थी, थाली बजाई गई थी, डॉक्टरों को उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान में नहीं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, कि वो कोशिश जो कर रहे हैं उनका मनोबल ना टूटने पाए। डॉक्टरों का सम्मान हमेशा होते रहा है, ताली बजाने से या घंटी बजाने से बढ़ेगा नहीं, या नहीं बजाएंगे तो कम नहीं होगा। उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कि वो लड़ रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा कर, ये किया गया था। लेकिन जो हमारे देश में ताली बजाई गई, घंटी बजाई गई, और जो उसके बीच उसके साथ साथ जो तमाशे किए गए, चाहे वो सरकार के लोगों द्वारा हो या फिर जनता के द्वारा, जो अजीब अजीब हरकतें की गई, वो गलत थी, वो तो आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अशरफ भाई, गंगा जी में जो 2000 बॉडीज तैर रही हैं, अब बजाए ना थाली, बजाए अब थाली, जलाए। अरे अब तो दिया जला दिया, अब जलाए दिए। जलाने के, अब जिसम जलाने का टाइम आ गया, उसके बारे में सोचें और शब्दों की मर्यादा को रखें। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, किसी के लिए भी आप बात करें, अच्छे से बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें, तभी तो समझ में आएगा। भाई गाली देके तो मैं भी समझा सकता हूँ उन बच्चों को, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। हम उनके जैसे बन सकते हैं, लेकिन हमको बनना नहीं है ना मेरे भाई। तो प्लीज शब्दों की मर्यादा को रखें। अनुपम भाई, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, वेरी सिली क्वेश्चन और वेरी फनी क्वेश्चन। पहले तो मैं आप आपसे क्वेश्चंस नीचे भी ले लें, जो आपके हमारे भाइयों के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी लें। सुमेश भाई का क्वेश्चन आ रहा है, वो भी लें। आई बी हैप्पी टू आंसर अशरफ भाई। सुमेश भाई तो कमेंट्स दे रहे हैं, और क्वेश्चन आएगा तो जी बराबर मैं क्वेश्चन लेके पूछ लूंगा, अभी नाम लेके बराबर। जो सिली और मैं फनी क्वेश्चन ये है कि भाई एक कॉन्स्पिरेसीज चल रहे हैं बहुत सारे कोविड को लेकर, की वो लॉक स्टेप में इसके बारे में लिखा गया था 2010 में। कोई बोलता है 5G का मामला है, कोई बोलता है बिल गेट्स का मामला है, कोई बोलता है चाइना ने निकाला, ये कोई वारफेयर है, बायोलॉजिकल वारफेयर है, ये इस तरह का वारफेयर है, अभी लोग हथियारों से नहीं लड़ेंगे, ऐसे लड़ेंगे। अलग अलग कॉन्स्पिरेसीज चल रहे हैं, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन पे मैं आता हूं। सवाल ये है, डू यू बिलीव, पूरा सवाल सुन लें आप, इसके दो पार्ट्स हैं। डू यू बिलीव इन द वन एनी ऑफ द कॉन्स्पिरेसीज? अगर आप नहीं करते हैं, नो चलेगा, लेकिन अगर कर रहे होते तो कौन सी कॉन्स्पिरेसी पर बिलीव करते और क्यों? सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी पे बिलीव करता हूं, जो सबसे पहले शुरू में आई थी। क्या आप बिलीव करते हैं? पहले हाँ या ना में जवाब दे दें। यस, आई डू मेरा बिलीव। जवाब है हाँ, ओनली ऑन वन कॉन्स्पिरेसी, जो कि शुरू में निकली थी कि चाइना के लैब में इसको बनाया गया था ताकि सारी वर्ल्ड इकोनॉमीज को खराब कर दिया जाए। चाइना खुद ही बनाया है तो अपना एंटीडोट भी रखा, और इसका हमें प्रूफ दिखा भी कि चाइना वाज द फर्स्ट वन टू रिकवर व्हाइल द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज फेल्ड। अमेरिका का बंटाधर हो गया, यूरोप घुस गया, इंडिया फैल गया, फिर इंडिया घुस गया, इंडिया वैसे ही घुसा हुआ था और घुस गया, लेकिन चाइना सबसे पहले निकल गया। तो वो एक कॉन्स्पिरेसी में मैं विश्वास मानता हूं कि ये शायद लैब में बनाया गया होगा एज बायोलॉजिकल वॉरफेयर बाय चाइना टू डोमिनेट, ठीक है, एंड टू सिंक इकोनॉमीज ऑफ एवरीबॉडी एल्स। बट दैट इज अबाउट इट। मैं इसके बियॉन्ड और किसी कॉन्स्पिरेसी में मैं नहीं मानता। कोविड इज रियल यार, आई हैव पर्सनली फेस्ड इट। मैं कोविड से निकला हूं, बड़ी खतरनाक बीमारी है भाई, इट्स रियली वेरी बैड। आज भी ये जो मैं आपके सामने पी रहा था, ये मिल्क नहीं है, ये कोकोनट वाटर है। मैं ये मतलब हर तरीके से मैं नेचुरलिस्ट हूँ, एलोपैथ में नहीं बिलीव करता हूँ, तो नेचुरल थेरेपी से इससे निकला हूँ। लेकिन भाई ये बहुत परेशान करता है, 15 दिन 20 दिन आपको ये हालत खराब कर देता है। दिस इज नॉट टू बी टेकन लाइटली, ऐसे ही नहीं लोग मर रहे हैं, दिस इज सीरियस। जी जी मोबाइल, तो मैंने भी उसके बारे में जो अभी आपने बोला वुहान में, मैं भी उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि दिस वाज डन, ये बायोलॉजिकल वारफेयर है टू अटैक द इकोनॉमीज। क्योंकि देखिए मैं आपको सुनने वालों को भी बता दूं अनुपम, और जो मैं सोचता हूँ वो आपको बता दूं, अपनी बात रख दूं। चीन जो है दुनिया से कुछ लेता नहीं है, दुनिया को सिर्फ ये देता है। इट ओनली एक्सपोर्ट्स, इट नेवर इंपोर्ट्स। ये बात लोगों को याद ध्यान में रखनी पड़ेगी। दे हैव देयर ओन सोशल प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, they have their own Amazon, Alibaba, they have their own Google search engine, they have their own YouTube, Youku करके उसका YOUKOU.BE करके उनका YouTube है खुद का। तो जो लोग जानते हैं उनको बता दो, चाइना सिर्फ बेचता है, खरीदता कुछ नहीं है। और बाहर का कोई भी चीज, इवन जो टेक्नोलॉजी IT सेक्टर है, उसका भी वो कुछ इस्तेमाल नहीं करता। उनका खुद का अपना सोशल नेटवर्क है, लाइक अलीबाबा, यूट्यूब, जो मैंने भी नाम बताया। तो इन लोगों ने किया ये कि हम इनसे लेते कुछ भी नहीं है, और ये हमको देते आए हैं, सिर्फ हमेशा बेचते आए हैं।
तो इनका सारा जो मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम जो भी इनका बचा हुआ है 30-40% जो भी अपने पास खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको भी हम क्रैश करेंगे, सो दैट दे कंप्लीटली रिलाई ऑन अस, हम पर ही रिलाई करेंगे और वी विल कंट्रोल द वर्ल्ड इकोनॉमी। अमेरिका ऑलरेडी चाइना का खरीदार है एक अरसे से, और इवन बिल गेट्स ने भी मैं कल ही सुना इसके बारे में कि बिल गेट्स डोनेटेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू वुहान लैब, जहां पर ये कोविड-19 की शुरुआत होती है। और वुहान वाज द फर्स्ट सिटी, लोगों को रिमाइंड करा दूं, वुहान वाज द फर्स्ट सिटी टू कंप्लीटली गेट आउट ऑफ द कोविड-19, इसके इफेक्ट से कंप्लीटली निकल गया था। वुहान जहां पे बना ये पहला जिसका केस हुआ जहां पर, वो पहला सिटी था जो कंप्लीटली क्लीन हो गया। तो अनुपम भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। 1 hour 37 minutes। मैं चाहूंगा अगले 2 मिनट में आप अपने कंक्लूडिंग कमेंट्स दे दें, फिर उसका 2 मिनट में अपनी बात करके मुकम्मल करता हूँ, प्लीज। देखिए, इन कंक्लूजन बस इतना ही कहना चाहूंगा अशरफ भाई, पूरे देश को और पूरी दुनिया को नरेंद्र मोदी जी का जो ब्लफ था, इट स्टार्टेड फ्रॉम 2002 डेज ऑफ गुजरात मॉडल से लेकर आज इंडिया शाइनिंग से लेकर अच्छे दिन से लेकर के ओ आई एम अ लीडर एंड मैं सबको लेके चल रहा हूं, इंडिया इज डूइंग सो वेल। आज वो ब्लफ हैज बीन कॉल्ड आउट, सच्चाई पूरी दुनिया ने देख ली। भले ही हमारा मीडिया सोल्ड हो गया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी देख लिया क्या गंगा जी में फ्लोटिंग बॉडीज, डेड बॉडीज, शमशान भर गए, कब्रिस्तान भर गए। एक समय था जब सोनिया गांधी जी ने इस आदमी को राइटली कॉल आउट किया था और कहा था ये मौत का सौदागर है। आज 2021 में ये बात सच हो गई। सोनिया गांधी जी को उस समय बहुत फ्लैक पड़ा था, मोदी ने हर कैंपेन में यूज किया, देखो मेरे को मौत का सौदागर कहा, राइट। आज 2021 में प्रूव हो गया नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर है। चाहे 2002 की इसकी हिस्ट्री ले लीजिए और चाहे 2021 में आज पूरे भारत में जो कहर बरसा है वो कोविड से कम और नरेंद्र मोदी के कारण से और नरेंद्र मोदी के शासन के कारण से ज्यादा बहा है। दिस मैन एंड द भारतीय जनता पार्टी सरकार नो लॉन्गर हैज द मॉरल ग्राउंड एंड द मॉरल कॉन्शियंस टू लीड दिस कंट्री। इनके पूरे कैबिनेट को रिजाइन कर देना चाहिए and they should just get lost literally, and the people of India need to realize this। मतलब I don't know what you are waiting for। आपके घर के लोग, आपके जानने वालों की क्या डेथ नहीं हुई है इस पैंडेमिक में, इस सेकेंड वेव में? क्योंकि मेरे यहाँ तो हुई है। मैं गिनवा सकता हूँ, फिंगर्स पे नहीं, 50 नाम गिनवा सकता हूँ मेरे जानने वालों की जिनकी सेकेंड वेव में डेथ हुई है। 50 नाम, 5 नहीं 50 नाम। अशरफ भाई, आप भी सोशल मीडिया पे हो, एक्टिविस्ट हो, आपके भी जानने वाले 10 लोग तो मिनिमम होंगे जिनकी डेथ हो गई यार। श्योर। हमारे कितने एक्टिविस्ट, हमारे सोशल मीडिया, हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हमारे दोस्त यार, डेथ हो गई उनकी। तो मौत का सौदागर कौन है नरेंद्र मोदी के अलावा? नो वन एल्स। यही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम भाई फॉर ज्वाइनिंग, बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे, शो पर गुफ्तगू करेंगे, जो भी हालात होते हैं उन हालात को लेकर, जो भी उस समय के करंट सिचुएशंस होंगे उन सिचुएशंस पर हम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। एंड इट इज एन ऑल आउट क्या कहते हैं हम, ऑफेंसिव में हैं। सिर्फ अब हम अटैक, वर्बल अटैक्स, ऑफ कोर्स नॉट फिजिकल अटैक्स, वर्बल अटैकिंग मोड में जनता को काम करना पड़ेगा, सवाल पूछने पड़ेंगे हिम्मत करके। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी अशरफ भाई, इट्स अ प्लेजर एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। प्लेजर टू हैव यू विद मी। सेम हियर सर। तो अभी अनुपम भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे लाइव शो पर, हमने अनुपम भाई से बात की।